Hello, dear student. Welcome to a new chapter, consideration. ये आज मेरी तबीयत डाउन है एंड आई गॉट सम प्रॉब्लम विद माय आई, देयर इज अ रैश। तो और आवाज़ भी खराब है। मतलब आज तो ऐसा हो गया ना, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने सोचा अभी कैसे करूँगी रिकॉर्डिंग, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो थोड़ा बहुत बेयर कर लेना, खांसी वगैरह आज आती रहेगी तो चलो ठीक है। कंसिडरेशन से शुरू करें। यस, ये हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो सेशन है हमारा, कंसिडरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम टाइम्स थ्योरी ही आती है। हमको ना इतने टाइम तक कभी समझ में ही नहीं आता था थ्योरी किस में से आने वाली है, केस बेस्ड किस पे आने वाला है। लेकिन इन लेक्चर से आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना कि थ्योरी क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस किससे आते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे इसमें। इस पे मोस्टली आपको थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ, हम ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि केस बेस्ड नहीं आएगा। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेरी आदत है कि आते तो दोनों ही क्वेश्चंस है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें से थ्योरी और केस बेस्ड नहीं आएगा, या सिर्फ थ्योरी आएगा सिर्फ केस बेस्ड, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मेरी आदत है कि अगर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं पहले लिखती हूँ, केस बेस्ड के लिए अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो मैं पहले लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन पहले लिखा है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम टाइम्स थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं। अच्छा मैम, अभी कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा करके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं? थ्योरी तो भाई सब पे आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर आपको लिखवाऊं, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा ऑन द असेंशियल एलिमेंट्स। ओके, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। फिर आता है एक्सेप्शंस टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है एक्सेप्शंस टू कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगी सेक्शन नंबर, सेक्शन 25, ये थोड़ा ठीक रहेगा मेरे लिए। तो इन पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैं आपको ना हाईलाइट करवाती जाऊंगी मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी जब हम डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये केस बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करो। तो ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन 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 मुझे पता है आपको क्यूरियोसिटी होती है, शुरू में ही मैम बता दो क्या आने वाला है। तो देखो, मेरे साथ मार्क करते जाओ। ये तो मैंने आपको लिख दिया थ्योरी के लिए। अब केस बेस्ड के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो कि मार्क करते जाएं थ्योरी और केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये मार्क करते जाते हैं हम लोग। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है ये कंसिडरेशन मे मूव एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस पे जो चिन्या वर्सेस रमैया का केस लॉ है, उस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आपको चिन्या वर्सेस रमैया के जो प्रोविजंस हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, आपको वो प्रोविजन मतलब जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो फैक्ट्स आप चिन्या वर्सेस रमैया के पढ़ लेना। चिन्या हम लोग करने वाले डिस्कस, लेकिन आपको वो लर्न करना है। मैं वैसे केस लॉस आपको कभी लर्न करने नहीं बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि एक बार फैक्ट्स अच्छे से याद कर लेना। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इस पर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये देख लेना, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन पे एज सच इतने फोकस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। तो ये हम अच्छे से करेंगे। सूट बाय थर्ड पार्टी, यस। एक्सेप्शंस पे मैंने आपको बताया था थ्योरी क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्शंस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है। इस पे केस बेस्ड कोविनेंट पे आने लगा है। यस, कोविनेंट पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये आता है सेक्शन 25 में। तो ये एज अ थ्योरी क्वेश्चन आता है। यस, ये एज अ थ्योरी क्वेश्चन आता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन केस बेस्ड आता है तो आपको थ्योरी तो लर्न करनी ही है। कि थ्योरी तो लर्न करनी ही है, अदरवाइज केस बेस्ड में प्रोविजन में लिखोगे क्या। फिर आ जाएंगे हम आगे, पास वॉलंटरी सर्विस, इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट,
एजेंसी पे केस बेस्ड तो नहीं आता है, लेकिन ये सेक्शन 185 वो चाहते हैं कि आप याद करके लिखो, आपके आंसर में वो चाहते हैं कि लिखो। कंप्लीटेड गिफ्ट, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चैरिटी पे केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी और केस बेस्ड इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया कि ये जो सेक्शन 25 है, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, इस पे थ्योरी भी आता है, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैंने यहाँ पर आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के रखे जो मुझे लगता है यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये लिख के प्रैक्टिस करो, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा कि इस पे केस बेस्ड और किस थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इस पे काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 2-3 मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, अब जैसे ना एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, ये सब लोग इतना अच्छे से पढ़ के जाते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसने 5 पेज लिख दिए, एग्जाम्पल भी लिखे, थ्योरी भी लिखे, मतलब 5 पेज उसने लिख दिए ये पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, और 15 मार्क का पेपर छोड़ के आ गया। क्या फायदा फिर? तो आपको अपना कंटेंट जो है वो बैलेंस करना है। एक ट्रिक बता देती हूँ आपको कि अगर आपका एग्जाम है और उसमें ये थ्योरी क्वेश्चन आया है, तो आपको ये थ्योरी क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब वो पूछ तो लेते हैं और हमको आता तो सब है, हमें तो एग्जाम्पल्स भी आते हैं, तो करें क्या? शुरू के 3-4 पॉइंट्स में एग्जाम्पल लिखो, बाद में अगर नहीं भी लिखा, सिर्फ थ्योरी भी लिख के छोड़ दिया तो चल जाता है। हमें लेंथ क्रिएट करनी होती है आंसर में। अब आप मेरी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, यहाँ पर ये जो रिविजन बुक है, इसमें दिया हुआ एक एक दो दो पॉइंट ही है। कभी कभार स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है कि मैम इतना लिखा तो बस हो जाता है क्या, इतना ही लिखना है आपको? इतना ही लिखना है, लेकिन इसमें आप एक अगर एग्जाम्पल ऐड कर दोगे ना, तो लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आपको एरो फॉर्मेट में नहीं लिखना है जैसे मैं लिखती हूँ, आपको सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। एग्जाम्पल्स तो मैं सब पॉइंट्स के लिए आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन आपको वो सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब अगर आपने शुरू के 3-4 पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स लिख दिए, तो बाद में नहीं भी लिखा तो एक टाइम पे चल जाता है। तो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, सो बैलेंस रखो इसमें और उस हिसाब से पढ़ेंगे। हम तो सब कुछ अच्छे से करने वाले हैं, फिर थियरी आए, केस बेस्ड आए, मेरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, आई विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, जैसे ये लेक्चर जरूरी नहीं है कि जो फाउंडेशन वाला बच्चा है वही देखे, इट इज, क्योंकि लॉ तो सेम ही है ना, लॉ तो वही है, एक्ट तो वही होने वाला है। आप सीए के लिए ये पढ़ो, सीएस के लिए, एलएलबी के लिए, कॉलेज का कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, और आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, तो ये कभी मत सोचना कि मैम ये तो फाउंडेशन के लेक्चर्स है ना, ये तो फाउंडेशन के हिसाब से कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्ट तो सेम ही है, लॉ तो वही रहने वाला है, आप कोई भी कोर्स ले लो। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो एक जनरल एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लो, लेकिन लॉ वही रहने वाला है, एग्जाम्पल्स और थ्योरी प्रोविजंस वही रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। चलो, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने जब शुरुआत की थी एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में ही आ जाता है, व्हेन यस every promise and every set of promises forming consideration for each other। तो इसका मतलब है कि मेरी प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन है, आपकी प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो ऑफर के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जोड़ा हुआ है हमने, और वो है कंसिडरेशन। देखो, फ्री में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। मैं अगर आपको गुड्स दे रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, आप अगर पैसे दे रहे हो तो आपको सर्विसेज चाहिए, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन इट। वो कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू। आप मुझे गुड्स फॉर गुड्स दो, बार्टर करो, वो भी कंसिडरेशन है। आप मुझे गुड्स दो, मैं आपको सर्विसेज दूंगी, तो बार्टर बोलो, गुड्स बोलो, सर्विसेज बोलो। अच्छा, मैंने आपको गुड्स दिए, आपने पार्टली गुड्स पार्टली पैसे दिए, चलेगा ना? कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना मुझे इन रिटर्न। इट इज वैलिड कंसिडरेशन, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ वांट्स द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। वो एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, उसकी वैल्यू सफिशिएंट है, उससे उसको कंसर्न नहीं, तो दे रहे हो ना, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
So consideration is one of the most important elements of a valid contract. Consideration means something in return. और क्या आपको इसका Latin phrase पता है? Yes, Latin phrase is quid pro quo. क्या ये Latin phrases एग्जाम में आते हैं? एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो आपका पेपर दूसरे से तो बेटर ही रहने वाला है, तो लिखना चाहिए। और क्विड प्रो क्यो एक ऐसा लैटिन फ्रेज है जो हमें इजीली समझ में और याद में भी रह जाए। सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन टर्न, यस, समथिंग इन रिटर्न, और उसका लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यो। एक और लैटिन फ्रेज यहां पर आ गया, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखो उन्होंने लैटिन फ्रेज दिया है, आप चाहो तो आपके बुक के नोटबुक के लास्ट पेज पे लैटिन फ्रेज की एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे ही कोई लैटिन फ्रेज लिखा वहां पर लिख दिया, एग्जाम के पहले वो लिस्ट तैयार रहेगी, बस आपको वही लैटिन फ्रेजेस पढ़ के जानी है। यस, तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एक और लैटिन फ्रेज आपको लिखवा देती हूँ, वो इजी है याद रखना, तो वो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, और वो है नोडम पैक्टम। इसका मतलब होता है नेकेड प्रॉमिस। यही मतलब होता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है नेकेड प्रॉमिस। इट मींस एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं याद हो रहा है तो ये तो याद कर ही सकते हो ना, नोडम पैक्टम, इट्स इजी टू रिमेंबर। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब जब आपको कंसिडरेशन मिलने ही नहीं वाली थी, कुछ मिलने ही नहीं वाला था कॉन्ट्रैक्ट में, तो किस चीज का केस करोगे? हाँ, मैंने आपको मेरा घर सेल किया, फिर मैं कोर्ट में केस करने चली गई, जज पूछते क्या नहीं मिला, मैं बोला कुछ मिलने वाला तो नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास करने केस फाइल करने आ गई मैं। तो जब कुछ मिलने वाला ही नहीं था तो केस ही नहीं बनेगा ना, तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो ये भी बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि एग्जाम में जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसी से तो आप अपना इंट्रोडक्शन बनाओगे ना। अब जैसे असेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मैं तो चाहूंगी कि आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, और एज ए टीचर मैं तो यही बोलूंगी कि मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो। तो ये सारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये लिखने के बाद अगर आप असेंशियल एलिमेंट्स शुरू करोगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा। इट इज अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, ठीक है, वो पेपर प्रेजेंटेशन का एक अच्छा तरीका होता है। अब हमने क्या पढ़ लिया? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। उसका लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यो। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void, it has no legal effect. Nudum pactum, naked promise. An agreement without consideration is void. Naked promise मतलब एक ऐसी promise जिसमें consideration है ही नहीं। आपने ऑब्जर्व किया, consideration means something in return. No consideration, no contract. An agreement without consideration is void. और एक लैटिन फ्रेज। 4 अगर पॉइंट्स मैंने लिख दिए इंट्रोडक्शन में तो हो गया ना मेरा आंसर रेडी। तो मैं अब बाद में असेंशियल एलिमेंट्स पूछो या आप मेरे को बोलो एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन लिखो, मैं तो तैयार हूं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ, और बाद में आंसर लिख दूंगी। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन है ना, देखने में लगता है अरे बाप रे ये तो याद ही नहीं रहेगी हमको, लेकिन मैं उसको ब्रेक करके बताती हूँ ना स्टूडेंट, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। उसको हम पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और आप जानते हो असेंशियल एलिमेंट्स तो डेफिनेशन में से ही आते हैं, तो असेंशियल एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन याद करना जरूरी है, और एक बार डेफिनेशन आ गई तो असेंशियल एलिमेंट्स की हेड पॉइंट्स भी आ जाएंगे आपको। सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, तो इजी है याद रखना, मैंने आपको बताया भी था। कंसिडरेशन मतलब देना, 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 लेना। यस, इजी है ना याद रखना, मैंने कुछ दिया मुझे कुछ मिला, सो देना लेना इज consideration. When at the desire of the promiser, consideration must move at the desire of the promiser. ये सबसे पहला एलिमेंट है हमारा, the promisee or any other person. क्यों? क्योंकि consideration may move either from the promisee or any other person. ये मेरा सेकेंड असेंशियल एलिमेंट है। आपको लगता है मैम ऐसे ही बोल रही होगी, तो देखो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है that consideration must move at the desire of the promiser, but it may be given, it may be supplied either by the promisee or any other. Okay, so consideration must move at the desire of the promiser.
So when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, क्या किया उसने? Either he has done or abstain from doing. Abstain का meaning होता है not to do something. ठीक है? Abstain का meaning होता है not to do something. यहां पर आप restrain वर्ड भी यूज कर सकते हो. ठीक है? restrain ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इंक्लूड्स पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट. पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग, नेगेटिव मीन्स नॉट टू डू समथिंग. तो आइदर द पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा कि उसने मेरे बोलने पे ये काम या तो किया है या नहीं किया है. और डज or abstains from doing, or he promises to do or abstain from doing. तो ये प्रेजेंट की बात करता है और ये फ्यूचर की बात करता है. Then such act or abstinence. Act मतलब या तो आपने वो काम किया, या abstain मतलब आपने वो काम नहीं किया. Then that is known as consideration. तो देखो कितना easy है. When at the desire of the promiser, promisee or any other person either has done or abstains from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, then such act or abstinence is known as consideration. तो वो पार्टी ने मेरे बोलने पे या तो वो काम किया है या नहीं किया, या वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो करने वाला है या नहीं करने वाला है, then that is known as consideration. डेफिनेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं. पॉजिटिव मीन्स टू डू समथिंग, नेगेटिव मीन्स नॉट टू डू समथिंग या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है? नॉट टू डू समथिंग, दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन. अभी मेरी बात सुनो ना. एक्स ने वाई से कहा कि क्या आप मेरा फ्लैट खरीदोगे फॉर 50 लाख रुपीज. वाई ने बोला हाँ बिल्कुल खरीद लूंगा. तो ये एक पॉजिटिव एक्ट है. क्या आप मेरा फ्लैट खरीदोगे? दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन. एक्स ने वाई से कहा देख आई हैव टू रिकवर 5,000 रुपीज फ्रॉम यू. तू बहुत टाइम से नहीं दे रहा है, मैं तेरे पे केस कर दूंगा. वाई बोलता है यार प्लीज 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 मेरे पे केस मत करो. ठीक है, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा प्रोवाइडेड यू पे दिस आउटस्टैंडिंग इन 2 days टाइम. तू 2 दिन में पेमेंट कर तो तेरे पे केस नहीं करूंगा. I will not file a case against you. ठीक है? I will not file a case against you. This is the negative aspect of consideration. एक वर्ड यहां पर और इंट्रोड्यूस करती हूं आपको forbearance. ठीक है? forbearance. ओके, तो आप forbearance बोलो, restrain बोलो, refrain बोलो, these are all negative aspects. तो एब्सटेन, ठीक है, ये लिख लो आप. एब्सटेन, फोरबेरेंस, रिस्ट्रेन, रिफ्रेन, ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कंसिडरेशन. ये कोई भी वर्ड अगर यूज हो गया आपके क्वेश्चन में तो एक हिंट है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे. तो एक्स ने वाई से कहा कि मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा प्रोवाइडेड यू पे द मनी इन 2 days टाइम. एक और एग्जाम्पल है जो बाद में भी आने वाला है. एक फादर है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी. तो उन्होंने अपने बेटे से ये डिस्कस किया कि बेटा मैं सोच रहा हूं कि जो लैंड है ना वो मैं बेच दूं फॉर 15 lakhs, बेटी की शादी करवानी है. सन बोलते हैं नहीं नहीं डैड, वो लैंड बहुत अच्छी लोकेशन पे, आप मत बेचो, 15 लाख मैं देता हूं. तो बेटे ने फादर से कहा कि मैं आपको 15 लाख रुपए देता हूं, और फादर ने एग्री कर लिया ठीक है बेटा मैं वो लैंड नहीं बेचूंगा. नॉट टू सेल द लैंड, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन इंक्लूड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट. नेगेटिव मीन्स नॉट टू डू समथिंग. तो फोरबेरेंस, एब्सटेनेंस, ये सारा कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाता है. तो यहां पर डेफिनेशन में ही लिखा है डज और एब्सटेन, तो डेफिनेशन ही बोलता है कंसिडरेशन में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये हमारा सबसे पहला एनालिसिस हो गया.
Consideration is loss or detriment to one party, gain or benefit to the other. आप loss बोलो या detriment बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है. आप गेन बोलो या बेनिफिट बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है. अब देखो, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10 कैंस ऑफ जूस दूंगा, और वाई बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा. नाउ टेल मी व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर एक्स. 1000 rupees. This 1000 rupees is loss for y, but it is gain for x क्योंकि उसको मिल रहा है. What is the consideration for y? 100 cans of juice. This juice is gain for y, but it is loss x. तो consideration यही तो होता है. It is loss to one party, gain to the other party. It may sometimes result in detriment, that is loss to both. दोनों को लॉस भी हो सकता है. गेन टू बोथ नहीं आएगा, क्योंकि अगर दोनों को कुछ गेन हो रहा है तो किसी ना किसी को तो लॉस होगा ही ना. तो दोनों में अगर गेन का एग्रीमेंट है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लॉस है. तो गेन टू बोथ नहीं आएगा, लॉस टू बोथ आ सकता है. अभी एग्जाम्पल ध्यान से सुनना. एक्स और वाई ने ये डिसाइड किया कि दोनों 25-25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके जेड का हाउस खरीद लेंगे फॉर 50 lakhs. इन दोनों ने एग्री किया कि दोनों जन 25-25 लाख रुपए निकालेंगे और जेड का हाउस खरीद लेंगे. अब यहां पर दो एग्रीमेंट्स है. सबसे पहली एग्रीमेंट है एक्स और वाई के बीच में, जहां पर वो दोनों बोल रहे हैं कि मैं 25 निकालूंगा, वो बोलता है मैं भी 25 लाख रुपीज निकालूंगा. तो यहां पर क्योंकि दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज कॉजिंग लॉस टू. एक और एग्रीमेंट है, ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहला एग्रीमेंट. एक और एग्रीमेंट है बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड. एक्स और वाई ने कहा जेड हम तुमको 50 लाख रुपीज देंगे, और जेड ने कहा मैं तुम्हें मेरा घर दे दूंगा. ये यहां पर दोनों को वो लॉस और गेन वाला इक्वेशन आता है. एक्स और वाई अगर 50 lakhs दे रहे हैं तो उनको घर मिलता है. दिस हाउस इज गेन फॉर एक्स एंड वाई, बट द सेम हाउस इज लॉस फॉर जेड. अच्छा, जेड को 50 lakhs मिलता है, उसके लिए गेन है, और एक्स और वाई के लिए वही 50 lakhs लॉस है. तो कंसिडरेशन इज लॉस टू वन पार्टी, गेन टू द अदर पार्टी. इट मे हाउएवर समटाइम्स बी लॉस टू बोथ. दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों को लॉस हो रहा है. इट इज कॉजिंग लॉस टू बोथ. सो दिस इज कंसिडरेशन. ठीक है, गेन टू वन पार्टी, लॉस टू द अदर पार्टी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न विच नीड नॉट बी मनी ओनली. ऐसा जरूरी नहीं है. अब एक्स ने वाई को एक कैट सेल की और वाई ने बोला ठीक है तू मेरा डॉग रख ले. बार्टर है ये बार्टर है, लेकिन फिर भी बोथ पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ना. दोनों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है. अच्छा, एक्स ने रेलवेज को 100 रुपए दिए और रेलवेज ने उसको टिकट के तौर पे अपनी सर्विस दी. तो पैसा होना, गुड्स होना ऐसा जरूरी नहीं है. सर्विसेज भी चलेंगे. जब पैसा नहीं है तो गुड्स फॉर गुड्स भी चलेगा. समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू. कंसिडरेशन के एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये जो मस्ट वर्ड है ना, ये हमेशा प्रोमिसर के साथ आता है, और मे वर्ड जो है वो प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन के साथ आता है. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मैंने बोला इसीलिए सामने वाली पार्टी ने वो काम किया. सामने वाली पार्टी मेरे से कंसिडरेशन ले सकती है ना, क्योंकि उसने मेरे बोलने पे काम किया. सो एनी एक्ट और एब्सटेनेंस, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आ सकते हैं. मैंने बोला और उसने किया, या मैंने बोला उसने वो काम नहीं किया. Any act or abstinence forming consideration must be done at the desire or the request of the promiser. It must be done at the desire or request of the promiser.
मैंने बोला इसीलिए सामने वाली पार्टी ने वो काम किया। अगर उसने वॉलेंटरीली कुछ किया या किसी थर्ड पर्सन के बोलने से किया, देन दैट इज नॉट कंसिडरेशन। मैम एग्जांपल से ही समझ में आएगा, आई एग्री विद दिस। लेट्स से कि आप ना लॉ पढ़ रहे थे, आपके और आप 3-4 फ्रेंड्स थे, आप लोग लॉ पढ़ रहे थे। मैं वहां से पास हो रही थी, मैंने देखा यार बच्चे बड़े परेशान लग रहे हैं, तो मैं सामने से आई और मैंने आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए। 2 घंटे मैंने वहां पर डाले और मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व किए। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स मैं सबको बोलने लगी, चलो भाई 2-2 हज़ार रुपए निकालो, मैंने तुम्हारे डाउट सॉल्व किए। आप शायद मुझे बोल ना पाओ, लेकिन मन में तो जरूर सोचोगे हमने तो नहीं बोला था, हम क्यों दे, आप तो खुद से आए। तो कोई भी एक्ट जो मैं वॉलेंटरीली कर रही हूँ उसके लिए मैं पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अब मैं जरा स्मार्ट हो गई, मैं वहां से गुजर रही थी, आप स्ट्रगल कर रहे थे, मैं रुकी नहीं। आपने बोला मैम मैम प्लीज 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 हमको एक्सप्लेन कर दो, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने 2 घंटे डाले, आपको सब एक्सप्लेन किया। और फिर देन व्हेन द सेशन गॉट ओवर, तो मैंने बोला चलो भाई 2-2 हज़ार रुपए निकालो, अब मैं मांग सकती हूँ। हाँ बिल्कुल मांग सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके बोलने पर आई। अब ये सब मत सोचो मैम ये तो टर्म्स पहले से ही डिसाइड होने चाहिए, कंसिडरेशन तो पहले ही आना चाहिए। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था ना एग्जाम्पल। तो कंसिडरेशन तभी वैलिड होता है जब वो सामने वाली पार्टी के रिक्वेस्ट पे काम किया जाता है। आपने बुलाया इसीलिए मैं आई, तो मैं पैसे ले ही सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स जाते हैं वो तो फ्री में जाते हैं। मैं तो नहीं आपको बोल सकती चलो भाई 100-100 रुपए निकालो, जो भी व्यूअर्स देख रहा है। मैंने वॉलेंटरीली वो डाले हैं, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके बोलने पर मैं आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दे रही हूँ तो भाई मैं तो कंसिडरेशन लूंगी। मैं आपको मेरा टाइम दे रही हूँ, मैं आपको मेरी नॉलेज दे रही हूँ, उसके तो पैसे होंगे ना। तो एनी एक्ट विच इज डन वॉलेंटरीली, ठीक है, मैंने खुद से वो काम किया है, उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपके बोलने पर आई, प्रोमिसर के बोलने पर आई, तब मैं कंसिडरेशन मांग सकती हूँ। कंसिडरेशन का एक यहाँ पर केस लॉ आया है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन है तो सही ना केस लॉ, उसके फैक्ट्स हमको पता तो होने चाहिए, अगर आ गया तो। नाउ एक जमींदार था, ठीक है, एक जमींदार था। वहां के कलेक्टर ने, एक जगह थी, वहां के कलेक्टर ने उस जमींदार से कहा क्या ये लोग रोड पे नीचे बैठ के अपना सामान बेचते हैं, तुम एक प्रॉपर मार्केट प्लेस क्यों नहीं बनाते। तो जमींदार ने कहा हाँ ये भी आपकी बात ठीक है। तो कलेक्टर ने आइडिया दिया सबसे थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करो और एक यहाँ पर मार्केट प्लेस बना लो। लेकिन जमींदार ने क्या किया, उसने अपने खुद के पैसे खर्च करके एक मार्केट प्लेस बना ली, जस्ट टू प्लीज द कलेक्टर। कलेक्टर को भाई मस्का मारने के लिए, कलेक्टर को दिखाने के लिए कि मैंने ये किया है, खुद के खर्चे पे उसने वो मार्केट प्लेस बना ली। बलदेव और उसके बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वहां पर शॉप्स लगाई थी, ठीक है, सब बलदेव और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वहां पर शॉप्स बिजनेस किया। तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि भाई तुम अगर हमको अपना शॉप दे रहे हो, तुम अपनी जगह दे रहे हो, तो जो भी हम सेल करेंगे ना उसका थोड़ा सा प्रॉफिट तुमको दे देंगे। तो बलदेव और बाकी सारे अदर शॉपकीपर्स, ठीक है, अदर शॉपकीपर्स ने कहा टू दुर्गा प्रसाद कि जो भी हम वहां पर शॉप्स यूज कर रहे हैं तो हम तुमको परसेंटेज देंगे प्रॉफिट का। ऐसा प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन बाद में देने से मना कर दिया। नाउ इन दिस केस दुर्गा प्रसाद ने केस कर दिया कि भाई तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे दोगे अपने प्रॉफिट का शेयर, लेकिन तुम नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने केस कर दिया। अब क्या लगता है आपको, बलदेव को देना चाहिए क्या प्रॉफिट का शेयर? अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है। ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये लोग प्रॉमिसर हो गए और दुर्गा प्रसाद है प्रॉमिस। क्या दुर्गा प्रसाद ने इनके बोलने पर वो मार्केट प्लेस बनाई थी? नहीं ना, दुर्गा प्रसाद ने खुद से बनाई, वॉलेंटरीली बनाई, जस्ट टू प्लीज द कलेक्टर। क्या उसने बलदेव के बोलने पर बनाई, क्या बाकी लोगों के बोलने पर बनाई? उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला था। दुर्गा प्रसाद ने वॉलेंटरी, या आप बोल सकते हो किसी थर्ड पर्सन के बोलने पर वो शॉप्स बनाई, लेकिन प्रॉमिसर के बोलने पे तो नहीं बनाई ना।
तो जब प्रोमिसर ने वो शॉप्स की मांग ही नहीं रखी थी, जब उन्होंने ये डिमांड ही नहीं किया था, तो फिर आप उनसे वो शॉप यूज करने का पैसा कैसे ले सकते हो? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि तुम रेंट दे दो तो मैं तुम्हें ये शॉप यूज करने दूंगा, वो अलग एग्रीमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो जमींदार के, सॉरी, कलेक्टर के बोलने पे आपने शॉप और उनको बोले चलो आ जाओ, कलेक्टर आज इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, उनको दिखना चाहिए कि सब यहाँ पर शॉप्स में बैठे हैं। भाई साहब, आप ये सब करोगे को भी खुद से या किसी थर्ड पर्सन के बोलने पर, तो फिर आप प्रॉमिसर से पैसे कैसे ले सकते हो? सो इन दिस केस बलदेव एंड अदर शॉपकीपर्स वर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे दैट मनी, टू पे एनी मनी इन फैक्ट। तो ये था केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अच्छा, एक और अभी बहुत ही अच्छा केस लॉ पढ़ने वाले हैं हम, जो इस सेकेंड प्रोविजन से रिलेटेड है, चिन्नया वर्सेस रमैया। बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है। अब लॉ तो बोलता है दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट इट मे बी गिवन, इट मे बी सप्लाइड आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब A has to recover 5,000 rupees from B and B has to recover 5,000 rupees from C। तो बोलो बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तो यही होगा कि C जाके A को पैसे देकर आए। अब A क्या बोलता है, मेरा जो प्रोमिसर है वो तो B है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है पैसा कौन लाके दे रहा है, पैसा आता है आने दो। इट मे बी गिवन आइदर बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। मेरे को तो पैसे से मतलब है, अगर वो मान जाता है, देखो वो इसके ऊपर है, अगर वो मान जाता है, अगर वो नहीं मानता तो फिर तो बी ही देगा ना। लेकिन अगर वो मान जाता है देन इन दैट केस द मनी विल बी गिवन बाय सी, और वो एक्सेप्ट कर लेते। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज चिन्नया वर्सेस रमैया। बाकी सारे प्रोविजन में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन ये हम पढ़ लेते हैं, चिन्नया वर्सेस रमैया। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ था। A is an old lady. She, by a gift deed, transferred property in the name of daughter R, Ramaya, on the condition that every year R should pay annuity. Annuity मतलब हर साल तुम दोगे। You should pay annuity to A's sister C, चिन्नया। R ने बोला ठीक है, तो A ने एक गिफ्ट डीड बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया को दे दी। ठीक है, ए ने एक गिफ्ट डीड बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया को दे दी, एक कंडीशन पे दैट एवरी ईयर आर शुड पे एन्युटी टू ए सिस्टर सी, चिन्नया। आर ने तो उसी दिन सी को एक रिटन डीड बनाकर प्रॉमिस भी कर दिया कि हाँ भाई मैं तो तेरे को दूंगी, लिख तो दिया, लेकिन फिर देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि मैं तो दे रही हूं बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे तो सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैं तो दे रही हूं ना। ये देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। बोलती है मैं तो दे रही हूं, लेकिन मुझे सामने से सी से तो कुछ भी नहीं मिलता, देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर मी। तो मेरे को कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए ये जो मैंने डीड लिखी थी ये वैलिड है ही नहीं। अब सी ने बोला यार तूने लिख के दिया है तो करनी पड़ेगी ना। सी ने केस कर दिया, शी फाइल्ड अ, क्या लगता है अभी आपको, वुड शी हैव वन द केस और लॉस्ट द केस? अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो जब आर ने लिख के दिया दैट आई विल पे, तो आर इज द प्रोमिसर एंड सी इज द प्रोमिसी। तो आर ने लिख के दिया आई विल पे, तो आर इज द प्रोमिसर एंड सी इज द प्रोमिसी। हमने अभी पढ़ा दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहां पर आर ने खुद ही लिख के दिया ना दैट आई एम गोइंग टू पे, सो द कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये तो फुलफिल हो गया, उसने खुद ही डीड बनाकर दी। लेकिन लॉ ने ये भी तो बोला है दैट इट मे बी सप्लाइड, इट मे बी गिवन
आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या आपने यही सोचा था? तो फिर आपका जवाब सही है। So consideration may be given either by the promisee or any other person. तो C यहाँ पर argue कर सकती है that consideration has moved at your desire, your request, but it may be given either by me or any other person. तुझे मेरे से consideration नहीं मिला, लेकिन A से तो मिली है ना प्रॉपर्टी। Yes or no? So there is consideration for R. This is a valid contract. Consideration may be given either by the promisee or any other person. तो यहाँ पर A ने दिया। अच्छा, इसी से मुझे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एंड दैट इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। यहाँ पर हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का। लेकिन उसको समझने से पहले ये देख लेते हैं दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गुड्स सप्लाई करूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा। ए ने गुड्स तो दे दिए, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए। ए का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था सी, वो बोलता है ए तू तो बहुत बिजी रहता है, मैं तो फ्री बैठा रहता हूं, मैं केस कर दूंगा। हम बोलते हैं भाई तेरा क्या लेना देना है इनके कॉन्ट्रैक्ट में? अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, कुछ भी परफॉर्म नहीं होता, सो ए कैन फाइल केस अगेंस्ट बी, बी कैन फाइल केस अगेंस्ट ए। ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। सी, तू तो स्ट्रेंजर है। ये वो स्ट्रेंजर नहीं है कि हम इसको जानते नहीं, वो वाला स्ट्रेंजर। ये स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी। तू तो स्ट्रेंजर है, एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में मैंने आपसे लिखवाया दैट सी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब मेरी एक बात सुनो, कंसिडरेशन कहां पर मूव हो रही है बताओ? बिटवीन ए एंड आर। यस, कंसिडरेशन ए और आर के बीच में मूव हो रही है, लेकिन उसका बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन सी को मिलता है। कंसिडरेशन यहां पर मूव हो रही है, गिफ्ट ना, प्रॉपर्टी, लेकिन उसका बेनिफिट सी किसी थर्ड पर्सन को मिलता है। सी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ऐसे ही नहीं मिला उसको बेनिफिट, ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिला है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इसकी वजह से सी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। मैम हमको ना कभी नहीं समझा कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में क्या फर्क होता है। मैं बताती हूं। अब इफ स्ट्रेंजर receives benefit as a result of agreement, अगर एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की वजह से तुमको बेनिफिट मिला, जैसे मेरे एग्जांपल में डीड, then the third party is stranger to consideration. But if stranger is promised benefit without any agreement between him and party to the contract, and any party लिखो, and any party to the contract, तब वो हो जाएगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूं आपको। एक्स और वाई, ठीक है? एक्स इज द फादर ऑफ ए एंड वाई इज द फादर इन
लॉ ऑफ, क्या, ए के फादर और फादर इन लॉ ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम दोनों ए को उसकी शादी में 1 लाख रुपीस देंगे। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए को उसकी शादी में 1 लाख रुपीस देंगे। ए के फादर ने तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन वाई फादर इन लॉ ने नहीं दिया। ए वॉन्ट्स टू फाइल केस अगेंस्ट द फादर इन लॉ, कैन ही डू सो? नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में है, अगर पार्टीज परफॉर्मेंस नहीं करती तो कौन केस कर सकता है? एक्स कैन फाइल केस अगेंस्ट वाई, वाई कैन फाइल केस अगेंस्ट एक्स। ए तो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। लेकिन मैम लेकिन यहां पर तो इसके फायदे के लिए था ना ये कॉन्ट्रैक्ट। अरे फिर भी केस नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। उसके बेनिफिट के लिए है, फिर भी वो केस नहीं कर सकता। क्या ए का एक्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ए का वाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए इसको बेनिफिट मिलता है? नहीं। वो तो टोटल स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। अगर फादर ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन फादर इन लॉ नहीं करता, तो फादर विल फाइल केस अगेंस्ट द फादर इन लॉ। ए नहीं कर सकता। अच्छा, तो यहां पर हम केस क्यों कर सकते? क्योंकि हम ये डीड है। मेरे को एक बात बताओ, ये डीड है, ठीक है, ये डीड है, तो सी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू। लेकिन अगर ये डीड नहीं होती तो सी हो जाती स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो केस में सी वुड हैव लॉस्ट बिकॉज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। तो डीड है, इसीलिए आप स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो एंड यू कैन सू। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है और आपने अच्छे से सब कुछ लिख भी लिया होगा। यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। लॉ सिर्फ मांगता है दैट कंसिडरेशन होनी चाहिए। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इन एडिक्वेट। जैसे मुझे अगर मेरी कार सेल करनी है फॉर 500 रुपीज, एक्चुअल कार, टॉय कार नहीं भाई, 500 रुपीज की भी तो वैल्यू है ना। लॉ बोलता है देखो भाई, सेलर और बायर के बीच में डिपेंड करता है कि उनको क्या प्राइस पे ये गुड सेल करने हैं। भाई तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या प्राइस में बेचने, वो बायर सेलर तुम डिसाइड कर लो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू सेल हिज हाउस फॉर 20 लाख रुपीज। बाद में उसको पता चला कि अरे ये हाउस की तो वैल्यू 25 लाख रुपीज है। वो इंसिस्ट करता है बी, तू ये एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज दे वरना मैं तेरे को घर नहीं बेचूंगा, 20 लाख तो कम है। क्या ए वो 5 लाख रुपीज डिमांड कर सकता है? नहीं। 20 लाख की भी तो वैल्यू है ना। तुमको लगा 20 लाख सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तुमको उसी पे देना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन में बी एडिक्वेट और इट में सीम इनएडिक्वेट। आप हाईलाइट करोगे इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल नॉट मेक द एग्रीमेंट वॉइड। वो वॉइड नहीं हो जाएगी। लॉ बस इतना बोलता है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एडिक्वेट लगे या इनएडिक्वेट लगे, पार्टीज तुम अपनी बार्गेनिंग खुद कर सकते हो। अब 500 रुपए आज थोड़ी तबियत डाउन है। पार्टीज तुम्हारे बीच में डिपेंड करता है तुमको कितने प्राइस में बेचनी है। इनएडिक्वेसी बस
एक ही बार हम कंसिडर करेंगे. Inadequacy will be taken into account only to determine whether the consent was given freely or not. बस तभी कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. एक डॉन ने एक्स पर कोअर्जन यूज की और फोर्स कर दिया एक्स को टू सेल हिज हाउस. घर एक्चुअली 5 करोड़ का था. कोअर्जन करके हमने 5 लाख में ले लिया. कंसिडरेशन तो दिखानी पड़ेगी ना. तो डॉन ने फोर्स करके एक्स से 5 करोड़ का घर 5 लाख में ले लिया. पहले तो एक्स ने डर के मारे घर बेच दिया, लेकिन आपको पता है ना दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. कोअर्जन है. अग्रीड पार्टी के पास 2 ऑप्शन है, या तो चुप रह जाओ, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखो, भाई पंगा कौन लेगा डॉन से, या फिर यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आपको घर वापस मिल जाएगा. लेकिन आप क्या बेसिस पे कैंसिल करोगे? जज को आप बोलोगे कोअर्जन यूज हुई थी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना. जज बोलता है प्रूव करके दिखाओ. आप बोलोगे विल आई सेल माई हाउस वर्थ 5 करोड़ जस्ट फॉर 5 lakhs? I was forced to do so. मेरे पे coercion यूज हुआ था. That time you will use this inadequacy of consideration as a piece of evidence to show that the consent was not free. तो इसको आप यूज कर सकते हो as a piece of evidence to show that the consent was not free consent. बस तभी inadequacy यूज होगी और कहीं पे नहीं होगी. तो यहां पर हम हाईलाइट करेंगे दैट इनएडिक्वेसी विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली टू डिटरमिन वेदर द कंसेंट वाज गिवन फ्रीली और नॉट. अदरवाइज इनएडिक्वेसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता. आपको ना ये लर्न ही करना है, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये तो लर्न ही करना पड़ेगा. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए. रियल मतलब एक्चुअल होना चाहिए, इमेजिनरी इल्यूजरी नहीं होना चाहिए. अच्छा, कंसिडरेशन इज नॉट रियल व्हेन इट इज अनसर्टेन. अब एक्स ने वाई से कहा कि मैं जो तेरी यहां की ग्रास है ना वो कट कर दूंगा तेरे लिए. वाई बोलता है थैंक यू, मैं भी तुझे कुछ रीजनेबल रेम्यूनरेशन दे दूंगा. अब देखने में तो लगता है कि भाई दोनों के लिए कंसिडरेशन है. एक्स के लिए कंसिडरेशन है, सॉरी वाई के लिए कंसिडरेशन है, ग्रास कट हो गई. और एक्स के लिए कंसिडरेशन है कुछ रीजनेबल रेम्यूनरेशन. कितनी रीजनेबल, क्या अमाउंट है पता नहीं. देखने पे लगता तो है कि कंसिडरेशन है, लेकिन क्या वो रियल कंसिडरेशन है? बिल्कुल भी नहीं. देखने में लगता है कि कंसिडरेशन है, लेकिन रीजनेबल मतलब कितना वो तो लिखा ही नहीं अपने. ये अनसर्टेन है, ये सिर्फ दिखता कंसिडरेशन है, एक्चुअल में है नहीं. कंसिडरेशन इल्यूजरी है. इल्यूजरी का मीनिंग होता है इमेजिनरी. इट ओनली लुक्स लाइक कंसिडरेशन बट इट इज नॉट एक्चुअल रियल कंसिडरेशन. एक्स अपनी कार फिक्स करने जाता है वाई एक मैकेनिक के पास में. वो बोलता है कि मेरी कार तू फिक्स कर दे, मैं तुझे 5,000 रुपीज दूंगा, लेकिन मेरी मर्जी, मेरा मन किया तो दूंगा, और अगर मैंने नहीं दिया तो तू मेरे पे केस भी नहीं कर सकता. देखने पे तो लगता है कि कंसिडरेशन है. एक्स के लिए कार रिपेयर हो गई, मैकेनिक के लिए 5,000, लेकिन इसको मिलेगा क्या नहीं वो नहीं पता. इट ओनली लुक्स लाइक कंसिडरेशन बट इट इज नॉट एक्चुअल कंसिडरेशन. दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये कंसिडरेशन वैलिड ही नहीं है. अच्छा, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे एक्स बोलता है कि मैं एक स्टार ले आऊंगा स्काई से, 5 लाख दे दे. मैं मून का एक टुकड़ा ले आऊंगा, 2 करोड़ दे दे. आई विल पुट लाइफ इन टू योर डेड वाइफ. ये फिजिकली इम्पॉसिबल है. ये कंसिडरेशन वैलिड ही नहीं है. ये सिर्फ दिखता है कंसिडरेशन है, ये एक्चुअल में है नहीं. अब एक्स ने बोला कि मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा. वो बोलता है ठीक है, आई विल ब्रिंग अ पीस ऑफ मून फ्रॉम द स्काई. ये पॉसिबल है क्या? फूलिश पीपल फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, इट इज लीगली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर.
माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं थे, लीगली इम्पॉसिबल। अच्छा, किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देखने पे तो लगता है कि कंसिडरेशन है। एक्स ने वाई से कहा आई विल गिव यू 5 लाख, वाई बोलते ठीक है आई विल किल जेड। व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर एक्स, सॉरी वाई से स्टार्ट करते, व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर वाई, 5 लाख, एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर एक्स, डेड जेड। लेकिन क्या ये लीगली पॉसिबल है? कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन मीन्स द कंसिडरेशन विच हैज ऑलरेडी मूव्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, एक्स ने वाई से कहा कि प्लीज मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा के एग्जाम के लिए तैयार कर दोगे, तो वाई ने बोला ठीक है उसकी ट्यूशन ले लूंगा। तो एक्स के बोलने पर वाई ने एक्स के बेटे को पढ़ाया, एक्स के बोलने पे वाई ने एक्स के बेटे को पढ़ाया। ये था इन द मंथ ऑफ जून। फिर आ गया जुलाई में एग्जाम, तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक्स बोलता है आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं आपको 10,000 रुपए देना चाहता हूं, आपकी फीस मना मत करना। अब जब एक्स प्रॉमिस करता है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स का काम करना बाकी है, फीस देनी बाकी है, लेकिन वाई ने अपना काम पहले ही कर दिया ट्यूशन, और ऐसे नहीं किया है, एक्स के बोलने पर किया है। इसीलिए इवन दो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज कंसिडरेशन ओनली फॉर वाई, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक्स, तुझे तो तेरी कंसिडरेशन पहले ही मिली ना, तेरे बेटे को पढ़ा दिया था, तेरे लिए है ये पास्ट कंसिडरेशन, और इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। तो हाँ, यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स को पहले ही अपनी चीज मिल गई थी, वाई को भी मिलेगी। In this contract, since one party has already received his consideration before the formation of contract, इसको बोलते हैं past consideration। इसमें एक चीज आपको नोट करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये जो पार्टी है इसने खुद से काम नहीं किया, वॉलेंटरीली काम नहीं किया है। वॉलेंटरीली करते तो कंसिडरेशन नहीं ले सकते। वाई ने एक्स के बोलने पर, एट द डिजायर ऑफ एक्स, ये काम किया है, तब वो पास्ट कंसिडरेशन होगा और तभी वैलिड होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। एक्स की ना काउ मिसिंग थी, तो एक्स ने वाई से कहा कि क्या तू मेरी काउ ढूंढ कर लाएगा? तो एक्स ने बोला, इसीलिए वाई गया। हाँ, वाई ने वो काउ ढूंढ ली। एक्स बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैं तुझे 10,000 रुपए देना चाहता हूं। अब उसने जब ये 10,000 देने का प्रॉमिस किया तब कॉन्ट्रैक्ट बना। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाई को तो कंसिडरेशन है, लेकिन एक्स को तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तुझे अभी नहीं मिला, तेरी काउ तो मिल गई थी ना पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। दिस इज नथिंग बट पास्ट कंसिडरेशन। आप बोलोगे क्या मैम ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जहां पर एक पार्टी ने अपना काम पहले ही कर दिया है, दूसरे पार्टी का काम करना बाकी है, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हम तो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। कंसिडरेशन में वाई को कंसिडरेशन मिलेगी, एक्स को तो अपनी कंसिडरेशन पहले ही मिल गई। अब यहां पर वाई खुद से नहीं गया था, एक्स के बोलने पे गया था, सो देयरफॉर एक्स विल हैव टू पे। यस, तो ये पास्ट कंसिडरेशन है। पास्ट कंसिडरेशन तभी वैलिड होगी व्हेन इट इज गिवन बाय द प्रोमिसी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के बोलने पे हमने ये काम किया है, क्योंकि कंसिडरेशन ही वो मांगता है ना, दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? एक्स ने वाई को बुक सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं तेरे को बुक्स दूंगा और तू मुझे 10,000 रुपए दे देना। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, वाई ने 10,000 रुपए दे दिए। इसका मतलब है कि एक्स को तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही पैसे मिल गए। दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर एक्स। लेकिन क्या वाई को बुक्स मिली? नहीं, उसको तो बाद में मिलेंगी। दिस he will get
लेटर। इस चीज को बोलते हैं हम प्रेजेंट कंसिडरेशन कि एक्स तुझे तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही पैसे मिल गए, तेरे लिए तो प्रेजेंट कंसिडरेशन है। वाई को बुक्स बाद में मिलेंगी, जैसे फ्यूचर कंसिडरेशन। अच्छा सुनो मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बनते समय एक्स ने वाई ने पैसे दे दिए, एक्स ने बुक्स भी दे दी, ठीक है, इसको पैसे मिल गए और इसको बुक्स मिल गई, तो क्या ये भी प्रेजेंट कंसिडरेशन होगा? नहीं। प्रेजेंट कंसिडरेशन तो तब होगा जब एक पार्टी को कंसिडरेशन मिल गई है, दूसरे को फ्यूचर में मिलेगी। अगर दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही कंसिडरेशन मिल जाता है तो ये कंसिडरेशन में डिस्कस ही नहीं किया जाएगा, इसको हम बोल देंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। एग्जीक्यूटेड मतलब एवरीथिंग इज ओवर, नथिंग रिमेन्स टू बी डन। एक्स को बुक्स मिल गई और वाई को तुरंत पैसे भी मिल गए, जैसे कैश सेल होती है, गुड्स दो पैसे लो। कैश सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है ही नहीं, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफाई हो जाएगा, वो इधर आएगा ही नहीं। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? अच्छा मैंने पहले कीवर्ड तो हाईलाइट नहीं करवाया आपसे। व्हेन द कंसिडरेशन मूव्स साइमल्टेनियसली, ओके, देन इट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड क्योंकि एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनते ही कंसिडरेशन मिल गई थी। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? व्हेन बोथ द पार्टीज गेट कंसिडरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुम्हें कार दूंगी, कि मैं तुम्हें मेरी कार सेल करूंगी, तो वाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरी कार सेल करूंगी और मैं डिलीवरी दूंगी ऑन 3rd of April, दैट इज नेक्स्ट मंथ। वाई ने कहा ठीक है, तू जैसे ही पेमेंट करेगी कार देगी उसके अगले दिन मैं तेरे को 10 लाख की पेमेंट कर दूंगा। ना वाई को कार मिली ना एक्स को पेमेंट मिली, दोनों को फ्यूचर में मिलेगा। दिस इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो पास्ट कंसिडरेशन में एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कंसिडरेशन मिल गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सामने वाली पार्टी ने प्रोमिसर के बोलने पे ये काम किया है। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब कि एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनते ही कंसिडरेशन मिल गया, दूसरे पार्टी को फ्यूचर में मिलेगी। अगर दोनों पार्टी को साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन के टाइम पे ही मिल जाती है दोनों को, देन इट्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो प्रेजेंट कंसिडरेशन में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। फ्यूचर कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन होती है जहां पर दोनों को फ्यूचर में कंसिडरेशन मिले। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग दैट द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। अब मेरी एक बात सुनो, एक्स है ना, उसका मोबाइल चोरी हो गया, तो पुलिस के पास गया। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस? टू फाइंड द थीफ। पुलिस बोलती है 10,000 रुपए दे दे, चोर को ढूंढ लूंगा। अरे अगर 10,000 रुपए हम नहीं देंगे तो भी तुम्हारी ऑब्लिगेशन है टू फाइंड द थीफ, तो 10,000 रुपए देके चेंज थोड़ी ना होनी चाहिए। लीगली सोचो, प्रैक्टिकली मत सोचो। उसकी ऑब्लिगेशन चेंज होनी चाहिए क्या? नहीं, ये नहीं देते तो भी उसकी ऑब्लिगेशन है टू फाइंड द थीफ, सो दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि ये तो उसकी ऑब्लिगेशन है। दिस इज समथिंग विच ही इज बाउंड टू डू। अच्छा, एक्स एक लॉयर है, वो वाई का केस लड़ेगा, ठीक है, वाई का केस लड़ेगा, वाई उसको 25,000 रुपए फीस देगा। अब वाई बोलते तू अगर जीत गया ना तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा। लॉयर की ऑब्लिगेशन क्या है बताओ? टू विन द केस। अगर 10,000 रुपए नहीं भी दिए होते तो भी उसकी ऑब्लिगेशन है टू विन द केस, फीस तो मिल रही है ना उसको। ये 10,000 रुपए देके क्या उसकी ऑब्लिगेशन चेंज हो जाएगी? नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन वही रहेगी, टू विन द केस। हर लॉयर विनिंग के लिए केस लड़ता है ना। दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। एक्स को एज अ विटनेस बुलाया है कोर्ट ने, अभी तुमको समन्स आ गए हैं, तुमको बुलाया गया तो जाना तो पड़ेगा ना। बोलो विटनेस की ऑब्लिगेशन क्या है? लीगली सोचो, प्रैक्टिकली मत सोचो। टू टेल द ट्रूथ। वाई ने उसको बोला तू सच मत बोल, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, मेरे खिलाफ कुछ बोलना मत। एक्स चला गया कोर्ट में, उसने वाई के खिलाफ सब कुछ बोल दिया। कैन वाई से जज रहा है 1 मिनट, ए चल 5 लाख रुपए निकाल, लेके बैठा, फिर भी मेरे बारे में बोल रहा है, क्या वो ले सकता है?
ये जब वैलिड कंसिडरेशन था ही नहीं तो केस बनेगा ही नहीं। भाई भाई तेरे तो पैसे गए। ठीक है, तो ये जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए क्या पैसे लेना, वो तो आपकी ऑब्लिगेशन। अच्छा, एक आपको केस लॉ बताती हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो भाई थे, उनकी ना एक कोल माइन थी, ठीक है। थोड़ी सी सिविल डिस्टर्बेंस चल रही थी, दो ग्रुप्स बने हुए थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। इनको चिंता हो गई कि हमारी कोल माइन है, कहीं आग ना लग जाए। ये लोग पुलिस के पास गए, इन्होंने बोला देखो पुलिस, हमारी ना कोल माइन है, हमको सिक्योरिटी चाहिए आपकी। बोलते यार चिंता मत करो, मोबाइल सिक्योरिटी वैन इधर घूमती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, दो स्टेशनरी गार्ड्स लगाओ मेरे कोल माइन के बाहर। देखो ब्रदर्स, तुम कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हो, पैसे लगेंगे। अरे हम देने को तैयार है। तो पुलिस ने दो स्टेशनरी गार्ड्स इनके कोल माइन के बाहर डिप्लॉय कर दिए। जब सिविल अनरेस्ट खत्म हो गया तो उन्होंने बिल दिया, भाई दे देखो तुमने सर्विसेज मांगी थी, ये उसका बिल है। काहे का बिल, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। उन्होंने पे करने से मना कर दिया। अब आप बताओ क्या वो रिकवर कर सकते हैं? देखो, अगर वो मोबाइल सिक्योरिटी वैन की बात करें, वो तो पुलिस की ड्यूटी है, उसके लिए तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यार तुम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो, ये पैसे तो देने पड़ेंगे ना। सो इफ द पार्टी इज परफॉर्मिंग समथिंग विच इज विद इन द ऑब्लिगेशन, मतलब ये तो तुम्हारा काम है, दिस यू आर बाउंड टू डू, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं ले सकते। बट इफ यू डू समथिंग ओवर एंड अबाउ योर ऑब्लिगेशन, जैसे यहां पर पुलिस ने अपनी ऑब्लिगेशन से आगे जाके कुछ किया, तो फिर उसकी कंसिडरेशन आप ले सकते हो। सो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग दैट द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। बट वॉट इफ ही परफॉर्म समथिंग ओवर एंड अबाउ हिज ऑब्लिगेशन, देन ही कैन रिकवर कंसिडरेशन। ठीक है, consideration must not be illegal, immoral or opposed to public policy. इलीगल नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन। एक्स ने वाई से कहा मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, वाई ने बोला ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। नॉट वैलिड कंसिडरेशन। इमोरल में जनरली एग्जाम में प्रोस्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है। एक्स ने पता होते हुए नोइंगली एक प्रोस्टिट्यूट को अपना घर दे दिया ऑन रेंट टू कैरी ऑन हर प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज। क्या वो ये रेंट रिकवर कर सकता है? नहीं। लेकिन क्या वो उसको बोल सकते हैं मेरा घर खाली कर? हाँ, घर खाली करवा सकते हो, रेंट रिकवर नहीं कर, कंसिडरेशन रेंट है, वो रिकवर नहीं कर सकती, ये इमोरल एक्टिविटी है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एक्स ने स्कूल के प्रिंसिपल को डोनेशन दे दी और अपने बच्चे के लिए एडमिशन ले ली। मैं तो बोलती हूँ क्या गलत किया इसमें? उसके पास पैसा था, इसने यूज कर लिया, इसके पास सीट थी, उसने ले ली। अरे लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो तो रह जाएगा ना, और जो पैसे देने को तैयार है उसको सीट मिल जाएगी। इट्स अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज अगेंस्ट द डिजर्विंग कैंडिडेट, इसीलिए ये कंसिडरेशन वॉइड है। आप इसको इलीगल भी बोल सकते हो, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी बोल सकते हो, एग्रीमेंट वॉइड है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन और मैंने सारे कुछ डिटेल में ही कर लिया। ठीक है, अब इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन में कहाँ गया यस, अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शंस, एंड ऑल्सो सेक्शन 25 वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो आई विल सी यू देयर।